आज हम पढ़ेंगे गोंड जनजाति के बारे में। गोंड जनजाति भारत की पहली सबसे बड़ी जनजाति है, जबकि मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो भील जनजाति है, ध्यान रखना है। जो गोंड जनजाति है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइज प्रजाति का प्रतिनिधित्व करती है। बात करते हैं गोंड शब्द की उत्पत्ति की, तो गोंड शब्द की उत्पत्ति तेलुगु भाषा के कुंड शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पर्वत। ध्यान रखिएगा, पर्वत। इसीलिए पर्वत से जुड़ी हुए जो भी प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो वो अक्सर गोंड जनजाति से संबंधित होते हैं। गोंड अपने आप को कोयतोर या कोया बुलाना पसंद करते हैं कि उनको कोई कोया या कोयतोर या कोया कहकर संबोधित करे, जबकि अलेक्जेंडर कनिंघम ने गोंडों को कोयतार अर्थात पुरुष कहकर संबोधित किया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गोंडों की भाषा की, तो गोंडों की जो दो प्रमुख भाषाएं हैं वो है, पहला है डोरली और दूसरा गोंडी। आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम ने अपने सिलेबस में गोंडों की गोंडी भाषा को वर्ष 2019 में शामिल किया है। गोंड जनजाति के उपजाति की बात करें तो गोंड जनजाति को व्यवसाय के आधार पर और संपत्ति के आधार पर दो तरह की उपजातियों में बांटा गया है। अगर हम देखें कि व्यवसाय के आधार पर गोंड जनजाति, तो व्यवसाय के आधार पर गोंड जनजाति अगरिया, जो गोंड लोहे का काम करते हैं, इनके प्रमुख देवता लोहासुर हैं जो भट्ठी में रहते हैं और इनको प्रसन्न करने के लिए काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं। दूसरा है प्रधान। प्रधान जो गोंड पूजा पाठ करते हैं उन्हें प्रधान के नाम से जाना जाता है। झाड़ फूँक करने वाले गोंडों को ओझा के नाम से संबोधित किया जाता है, जबकि बढ़ई का काम करने वाले गोंडों को सुलहास कहा जाता है। साथ ही नाचने गाने नृत्य आदि में पारंगत गोंडों को कोयला भूतिस के नाम से जाना जाता है। कुछ अन्य गोंडों की उपजातियां हैं माड़िया, नागरची और अभूज माड़िया। संपत्ति के आधार पर अगर देखें तो गोंडों की दो उपजातियां हैं। राजगोंड जो भूस्वामी होते हैं, जमींदार होते हैं, उन्हें वो राजगोंड कहलाते हैं। और जो सामान्य गोंड हैं जिन पे आर्थिक दृष्टि से उनके पास ज़्यादा संपत्ति नहीं है, कमज़ोर है, उन्हें धुरगोंड बुलाया जाता है। मध्य प्रदेश में गोंडों का अगर विस्तार देखें तो मध्य प्रदेश में गोंडों का विस्तार नर्मदा नदी के दोनों ओर मिलता है। मतलब नर्मदा नदी जिन मध्य प्रदेश के जिलों से होकर गुजरती है उनके दोनों ओर लगभग इन गोंड जनजातियों का संकेंद्रण पाया जाता है। गोंड जनजाति की आर्थिक स्थिति देखें तो पारंपरिक रूप से गोंड किसान है और हल इनका प्रतीक चिन्ह है। आपको ध्यान रखना है कि हल किस जनजाति का प्रतीक चिन्ह है, तो वो गोंड जनजाति का है। और गोंड जनजाति बारी नामक कृषि करते हैं। आपसे कभी भी ये पूछ सकता है कि बारी नामक कृषि का संबंध किससे है, तो गोंड जनजाति से। अब बात करते हैं गोंडों के वैवाहिक पद्धतियों के बारे में। तो गोंडों के जो वैवाहिक तौर तरीके हैं उसमें पठौनी विवाह है, और दूसरा जो गोंडों का सबसे महत्वपूर्ण विवाह माना जाता है गोंड जनजाति में, वो दूध लौटावा है, जिसमें मामा या बुआ की लड़की से वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। साथ ही गोंड जनजाति में वधु मूल्य की परंपरा है। वधु मूल्य न चुका पाने वाले लड़का अपने ससुर के यहाँ कुछ दिन नौकर के रूप में कार्य करता है और उस दौरान उसे लामा नाई बुलाया जाता है, और इस विवाह को लमसेना पद्धति कहा जाता है, लमसेना विवाह कहा जाता है। अगला विवाह है चढ़ विवाह। गोंडों की अगर नृत्य की बात करें, क्योंकि खाली समय में या त्यौहार के अवसरों पर या किसी अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों के दौरान ये नृत्य करते हैं, और जो प्रसिद्ध नृत्य हैं इनके वो हैं सैला, कर्मा, बढ़ावनी, बिरछा, सजनी, सुआ, दीवानी और ऐसे कुछ अन्य नृत्य भी हैं। पर्व आपको ध्यान रखना है, गोंडों के जो महत्वपूर्ण पर्व हैं वो बकापंथी हैं, हरदिली है, नवाखनी है, मेघनाथ और बिंदरी है, जवारा और मड़ई उत्सव। गोंडों का जो सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम है या पर्व है वो है मड़ई उत्सव, और मड़ई उत्सव मध्य प्रदेश में मंडला जिले में मनाया जाता है। भारत में जो सबसे प्रसिद्ध मड़ई उत्सव है वो नारायणपुर छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, जो विश्व प्रसिद्ध है। इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवर करती है, अक्सर जब विश्व में मनाया जाता है। गोंडों के देवताओं के बारे में बात करें अगर, तो बड़ा देव, नारायण देव और लोहासुर जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये धधकती हुई भट्ठी में रहते हैं और इनको प्रसन्न करने के लिए काली मुर्गी की भेंट चढ़ाई जाती है। अब गोंड जनजाति से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं
उनको देख लेते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो महत्वपूर्ण है आपके। अविवाहित गौण युवक युवतियों के लिए एक घोटुल नामक संस्था होती है। घोटुल इनका सांस्कृतिक व शिक्षा का एक केंद्र होता है। तो आपसे पूछे घोटुल का संबंध किससे है, तो गौण जनजाति से है। साथ में गौण जनजाति सूअर की बलि देते हैं और इस पद्धति को वो तारू काज कहते हैं। गौणों की के बारे में जो आज सामाजिक संरचना के बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, वो हमको मिलती है इंडियन विलेज नामक पुस्तक से। और इंडियन विलेज नामक पुस्तक के लेखक श्यामाचरण दुबे हैं। श्यामाचरण दुबे ने ही गौणों की सामाजिक संरचना का विस्तृत अध्ययन हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो आपको ध्यान रखना है इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो श्यामाचरण दुबे हैं। और इसमें गौण जनजाति की सामाजिक संरचना का अध्ययन मिलता है। गौणों के यहाँ जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो एक मृत्युगान गाया जाता है, जिसे हम बुलाते हैं खेहुल पाटा। तो आपसे पूछेगा खेहुल पाटा नामक मृत्युगान का संबंध किस जनजाति से है, तो गौण जनजाति से। अतिथियों का गौण जनजाति में अत्यधिक सम्मान है। इनके लिए अलग से गौणों के यहाँ एक कमरा होता है, और ध्यान रखना उस कमरे को बंगला बुलाया जाता है। गौण जनजाति जिस क्षेत्र में रहती है उस पूरे क्षेत्र को, मतलब आप कह दें कि उस मोहल्ले को टोला नाम से संबोधित किया जाता है। ध्यान रखें, आपको एक प्रश्न याद रखना है कि गौण सर्वाधिक गुदना प्रिय जनजाति, मतलब टैटू इनको सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। और गौण सहित अन्य आदिवासी जनजातियों में जो गुदना की कलाकार होती हैं उन्हें गोधरिन नाम से संबोधित किया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि गोधरिन कौन है जनजाति में, तो गोधरिन वह है जो गुदना का कलाकार है, जो सबके शरीर पर गुदना बनाते हैं या टैटू बनाते हैं, इसका मतलब।